20 साल की एक गुजराती लड़की अरेंज्ड मैरिज करके अमेरिका जाती है, लेकिन वो अमेरिका में पैर रखने के 12वें दिन रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है। उस लड़की का नाम था किन्नरी सुतरिया और उसका पति था डॉक्टर रमेश सुतरिया। मुंबई में पली बड़ी किन्नरी वेल एजुकेटेड थी और अपनी मर्जी से शादी करके अमेरिका गई थी। आज से 26 साल पहले 22 जनवरी के दिन किन्नरी ने अपने पति को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया था कि कोई कमजोर दिल का इंसान अगर डॉक्टर रमेश की बॉडी देख ले तो वहीं चक्कर खाकर गिर जाए। साल 2000 में पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बने इस केस में किन्नरी को जेल की सजा जरूर हुई, लेकिन उसने किस वजह से अपने पति की हत्या की थी वो आज भी एक रहस्य है। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर रमेश सुतरिया मर्डर केस की कुछ ऐसी जानकारी जो आज तक कभी बाहर नहीं आई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेरिका आने से पहले किन्नरी ने रमेश के साथ इंडिया में दिसंबर 1998 में रजिस्टर्ड मैरिज की और इसके बाद उसे अमेरिका बुलाने की प्रोसेस शुरू की गई। किन्नरी और रमेश की फैमिली उनके विवाह से पहले ही कई सालों से एक दूसरे को जानती थी। रमेश अमेरिका में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, जबकि किन्नरी माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट थी। दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था। शादी के 2 साल बाद किन्नरी साल 2000 में 10 जनवरी के दिन अमेरिका लैंड हुई थी। इससे पहले इस कपल की 24 दिसंबर को सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार इंडिया में शादी हुई थी। इंडिया में 1998 में रजिस्टर्ड मैरिज होने से लेकर किन्नरी के अमेरिका आने तक वो और रमेश गिनती के दिनों के लिए ही साथ रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे और फोन पर भी बातें हुआ करती थी। डॉक्टर रमेश सुतरिया मिशिगन के वैन स्टेट मेडिकल सेंटर की ग्रेस हॉस्पिटल में स्टूडेंट थे और इंटरनल मेडिसिन में रेसिडेंसी पूरी करने में उन्हें सिर्फ 6 महीने का समय ही बाकी रहा था। किन्नरी और रमेश अमेरिका आए उससे पहले उन्होंने इंडिया में 1 महीना साथ बिताया था। इस न्यूली मैरिड कपल का वैवाहिक जीवन बहुत ही रोमांटिक लग रहा था और दोनों के चेहरों पर एक दूसरे को पाने की खुशी भी साफ साफ दिखती थी। यूएस के मिशिगन स्टेट में स्थित कैंटन शहर में उनका एक अपार्टमेंट था, जहां ये कपल अकेला ही रहता था। किन्नरी पहले कभी अमेरिका नहीं आई थी, जबकि रमेश 16 साल से अमेरिका में रहता था। वो अमेरिका किस तरह आया उसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। रमेश सुतरिया के बचपन में ही इंडिया में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद अमेरिका में रहने वाले करीबी रिश्तेदार ने उन्हें गोद ले लिया था। रमेश और किन्नरी जिस अपार्टमेंट में रहते थे उससे महज 2-5 मिनट की दूरी पर ही रमेश के दूसरे रिश्तेदारों के घर थे। शादी के बाद किन्नरी रमेश के रिश्तेदारों के घर भी आती जाती रहती। मिलनसार स्वभाव की किन्नरी हर किसी के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुकी थी। उस वक्त किसी को भी किन्नरी को देखकर इस बात का अंदाजा तक भी नहीं आया था कि यही लड़की अमेरिका आने के महज 12वें दिन ही अपने पति की इतनी क्रूरता से हत्या कर देगी। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि रमेश और किन्नरी के सुखी वैवाहिक जीवन में कब और किन परिस्थितियों में एक भयानक ट्विस्ट आया। साल 2000 का जनवरी महीना 21वीं तारीख और शुक्रवार का दिन। शाम होते ही किन्नरी और रमेश फैमिली डिनर के लिए बाहर निकले। रिश्तेदारों के साथ डिनर चल रहा था, तब भी रमेश और किन्नरी एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस कपल की मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। डिनर खत्म कर घर जाने के लिए निकले रमेश और किन्नरी ने तब थिएटर में कोई हिंदी मूवी भी देखी। ये कपल आखिरकार अपने घर पहुंचा, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। अमेरिका में तब कड़ाके की सर्दी चल रही थी। डेट्रॉइट के पास स्थित कैंटन की सड़कें सुनसान थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस उसी रात रमेश और किन्नरी के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। उनकी चीख पुकार घर के बाहर तक सुनाई देने लगी। पड़ोसियों ने भी रमेश के अपार्टमेंट से आने वाली उन आवाज़ों को सुना, लेकिन तब इस पति पत्नी के बीच शायद गुजराती में बहस हो रही थी, जिससे उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है ये कोई नहीं समझ पाया था। ये झगड़ा काफी देर तक चला और फिर रमेश के घर से आवाजें आनी बंद हो गई। पड़ोसियों ने भी ये मान लिया कि लड़ झगड़ कर दोनों शायद सो गए होंगे।
लेकिन रात को 2 बजे फिर उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ और काफ़ी चीख पुकार भी होने लगी। तब थोड़ी ही देर में रमेश की भयानक चीखें सुनाई दी और फिर मानो सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुछ अनहोनी होने की आशंका में रमेश के पड़ोसी भी तब हरकत में आए थे और उसी वक्त रमेश के पास ही रहने वाले उसके कुछ रिश्तेदार भी उसके अपार्टमेंट पर पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब रमेश के घर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। ज्यादा समय इंतजार नहीं किया जा सकता था और तभी रमेश के भाई राजन सुतरिया ने 911 पर फोन करने के बाद रमेश के घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। वो जोर जोर से दरवाजे पर लाते मार रहा था और तभी किन्नरी ने दरवाजा खोला। उस वक्त किन्नरी की हालत देखकर बाहर खड़े लोग सहम गए। रमेश कहाँ गया और उसे क्या हुआ ये जानने के लिए राजन घर के अंदर दौड़ा। रमेश तब दरवाजे के पास ही लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसकी सांसें शायद थम चुकी थी लेकिन राजन ने उसकी छाती पर दोनों हाथों से प्रेशर देकर सांसें फिर से शुरू करने की कोशिश की और उसी वक्त पुलिस भी रमेश के घर पहुंच गई। किन्नरी की हालत भी उस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आखिरकार पुलिस किन्नरी और रमेश को हॉस्पिटल ले गई जहां रमेश को मृत घोषित कर दिया गया और किन्नरी को प्राथमिक उपचार देकर रिलीज करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर रमेश की चाकू से 18 से 24 जितने वार करके हत्या की गई थी। उनके पेट, छाती, हाथ, पीठ और चेहरे पर बेरहमी से वार किए गए थे। रमेश पर 2 चाकुओं से हमला किए जाने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई थी। इस हमले में इस्तेमाल किया गया एक बड़ा चाकू अपार्टमेंट के लिविंग रूम के फर्श से ही पूरी तरह मुड़ी हुई हालत में मिला था, जबकि दूसरा चाकू किचन सिंक से बरामद हुआ था। रमेश की हत्या हुई तब घर में उसके और किन्नरी के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। इसीलिए किन्नरी पर ही पति के मर्डर का आरोप लगाकर उसे शनिवार के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब शायद आपको ये सवाल भी हो रहा होगा कि किन्नरी ने रमेश का मर्डर किया, उसके कुछ ही मिनटों में रमेश की फैमिली वाले उसके घर कैसे पहुंच गए। हुआ कुछ ये था कि शनिवार की रात 2 बजे के आसपास रमेश की हत्या हुई। उससे ठीक पहले उसकी और किन्नरी के बीच शायद हाथापाई हुई थी और उसी वक्त किन्नरी ने रमेश पर चाकू से वार किए थे। चाकू लगते ही पेशे से डॉक्टर रमेश शायद ही समझ गया था कि यह हमला जानलेवा साबित हो सकता है। उसने उसी वक्त अपने पेरेंट्स के घर फोन कर जितना भी हो सका उतना उन्हें बता दिया था। आधी रात को बेटे का फोन आते ही तुरंत रमेश को गोद लेने वाले उसके माँ बाप और उसके भाई अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़े। रमेश का घर भी उनके वहां से बामुश्किल 5 मिनट की दूरी पर ही था। हालांकि वे लोग पहुंचे तब तक शायद किन्नरी रमेश का काम तमाम कर चुकी थी। वो किसी हैवान की तरह चाकू लेकर पति पर टूट पड़ी थी। हमले के दौरान बड़ा चाकू टूट जाने पर वो किचन से दूसरा चाकू लेकर आई थी और फिर से रमेश पर वार किए थे। किन्नरी शायद ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि रमेश किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस घटना में उसे भी 2 जगहों पर मामूली चोटें आई थी। 24 जनवरी के दिन डॉक्टर रमेश सुतरिया का अमेरिका में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी हत्यारी पत्नी किन्नरी तब पुलिस की कस्टडी में ही थी। किन्नरी को मर्डर के तीसरे दिन यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया और तब लोकल अखबारों में उसकी फोटो पहले पन्ने पर छपी थी। वो कोर्ट में पहुंची तब कंबल ओढ़ कर आई थी और उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। हर किसी को तब यही लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है। किन्नरी पहले ही दिन अपना जुर्म कबूल कर लेगी और कुछ ही दिनों में उसे सजा सुनाए जाने के बाद ये केस भी बंद हो जाएगा। हालांकि किन्नरी को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया तब अपने खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद उसने जुर्म स्वीकार करने से इनकार करके लोगों को चौंका दिया था। किन्नरी पर शुरुआत में फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया था। जुर्म कबूल करने से इनकार करने के बाद अब उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होने वाला था। आरोपी को कोर्ट की तरफ से एक महिला वकील भी मुहैया करवाई गई थी। 9 फरवरी के दिन डॉक्टर रमेश सुतरिया मर्डर केस की अगली सुनवाई हुई और तब किन्नरी की वकील एंड्री लियोन ने ये दलील की थी कि रमेश की हत्या के लिए किन्नरी ने पहले से ही कोई प्लान नहीं बनाया था और केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ही उस पर आरोप लगा दिए गए हैं
और इन परिस्थितियों में उसके ऊपर लगे चार्ज को डाउनग्रेड करके सेकंड डिग्री मर्डर में तब्दील किया जाना चाहिए। उसका ये भी दावा था कि किन्नरी ने सेल्फ डिफेंस में रमेश की हत्या की थी। इस केस में 5 लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया गया था, जिसमें नैना नाम की रमेश की एक कजिन भी थी। नैना ने कोर्ट को बताया था कि रमेश का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले वो किन्नरी के साथ कैंटन में स्थित सुपर के मार्ट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी और वहीं से किन्नरी ने 3 चाकू खरीदे थे। ये चाकू पाइनएप्पल काटने के लिए इस्तेमाल किए जा सके ऐसे थे और इसके अलावा उसने एक छोटा चाकू भी लिया था, लेकिन ये छोटा चाकू रमेश की हत्या में इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो दूसरी तरफ कैंटन पुलिस के डिटेक्टिव ने ये गवाही दी थी कि रमेश की हत्या हुई उस दिन घर में 4 चाकू मिले थे और शायद सभी का मर्डर में इस्तेमाल भी किया गया था। रमेश की बॉडी के पास फर्श पर जो चाकू पड़ा मिला था वो चाकू 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ था। दूसरा चाकू लिविंग रूम से मिला था, तीसरा चाकू किचन सिंक में पड़ा था और चौथा चाकू बर्तन रखने वाले ड्रॉअर से बरामद हुआ था। रमेश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उसके शरीर पर कुल 22 वार किए जाने की पुष्टि की थी। इस हमले में उसके फेफड़े भी पंक्चर हो गए थे और पेट पर भी कई वार किए गए थे। तब अगर रमेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो शायद बच सकता था, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इसी डॉक्टर ने एक ऐसी भी बात कही थी जिसे सुनकर जज भी आश्चर्य में पड़ गए थे। ये डॉक्टर का कहना था कि रमेश पर हमला हुआ तब उसके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई थी। हकीकत में तो उसे लोहे की एक कुर्सी पर बांध दिया गया था और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। ये कुर्सी और उसके साथ एक रस्सी भी रमेश के अपार्टमेंट से ही बरामद की गई थी और उसके पास भी एक चाकू पड़ा मिला था। रमेश की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो चुकी थी। उसकी पत्नी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज भी लग चुका था और जज किन्नरी को बॉन्ड पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस पति पत्नी के बीच आखिरकार ऐसा तो क्या हो गया कि अमेरिका आने के महज 12 दिनों में ही सिर्फ 20 साल की किन्नरी ने अपने डॉक्टर पति को एकदम क्रूर तरीके से खत्म कर दिया। रमेश के फैमिली मेंबर्स का ये दावा था कि किन्नरी जब अमेरिका आई तब उसे 3 महीने की प्रेगनेंसी होने की जानकारी उन्हें मिली थी और शायद इसी वजह से उसने रमेश का खून कर दिया था। तो दूसरी तरफ किन्नरी की वकील का ये कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में रमेश की हत्या की थी। रमेश के एक कजिन भरत ने उस समय इस बारे में मीडिया के सामने ऐसा बयान दिया था कि रमेश चींटी को भी ना मारे ऐसा सीधा इंसान था। भरत का यह भी दावा था कि किन्नरी के पेट में जो बच्चा था वो रमेश का हो ऐसी कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि 3 महीने पहले तो वो एक दूसरे के साथ थे ही नहीं। भरत को यह भी आशंका थी कि किन्नरी का मुंबई में ही किसी के साथ अफेयर हो सकता है। अगर किन्नरी की लाइफ में सच में कोई दूसरा था तो रमेश से शादी करके उसने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की, ऐसा सवाल भी रमेश के इस कजिन ने उस वक्त उठाया था। भरत ने अमेरिका में किन्नरी और रमेश के साथ अच्छा खासा समय बिताया था। किन्नरी के बारे में उसकी राय ये थी कि वो बहुत ही अच्छी और वेल एजुकेटेड लड़की होने के साथ काफी अच्छा व्यवहार भी रखती थी। लेकिन किन्नरी ऐसी बेरहमी से अपने पति की हत्या कर सकती है, ये बात खुद भरत के गले नहीं उतर रही थी। किन्नरी की वकील का इस बारे में कहना था कि रमेश की हत्या के बाद वो बहुत ही डरी हुई थी। उसने तो किन्नरी को किसी बच्चे जैसी मासूम लड़की भी बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी महिला बिना उकसावे के ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकती। किन्नरी की वकील ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि मेरी मुवक्किल निर्दोष है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करती, लेकिन मेरा दृढ़ता से मानना है कि किन्नरी ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में ही किया होना चाहिए। भरत का ऐसा कहना था कि जब रमेश की हत्या हुई तब उसके शरीर पर पूरे कपड़े थे, शर्ट इन करी हुई थी और पेजर भी बेल्ट पर लगा हुआ था और साथ ही रमेश ने तब कॉन्टेक्ट लेंस भी पहने हुए थे। किन्नरी ने भी जब दरवाजा खोला तब वो भी पूरे कपड़ों में थी। इस स्थिति में दोनों के बीच पहले क्यों झगड़ा हुआ,
किन्नरी ने रमेश को किस स्थिति में लोहे की कुर्सी पर बांधा और सच में वो प्रेग्नेंट थी या नहीं, इस बात का पुलिस ने कभी भी कोई खुलासा नहीं किया। जेल में किन्नरी ने बच्चे को जन्म दिया हो ऐसा भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। रमेश की हत्या के 6 महीने बाद किन्नरी पर लगाया गया चार्ज डाउनग्रेड करके सेकंड डिग्री मर्डर कर दिया गया था। किन्नरी ने भी इस पर कोई विरोध न करके परोक्ष रूप से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पति की हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा हो सकती थी और ये सजा उसे अमेरिका में ही काटनी थी। हालांकि मर्डर के 6 महीने बाद भी रमेश की हत्या का मकसद ढूंढने के लिए पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। जुलाई 2000 में किन्नरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसे 11 साल बिना किसी पेरोल के जेल में काटने थे। किन्नरी को जब सजा सुनाई गई तब भी उसकी इंडिया में रहने वाली फैमिली से कोई अमेरिका नहीं आया था, लेकिन कोर्ट में उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो जरूर दिखाया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी बेटी कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकती। तो दूसरी तरफ किन्नरी सुतरिया ने अपने से जो कुछ भी हो गया उस पर अफसोस जताते हुए कहा था कि अगर वो बीते हुए समय को वापस ला सकती तो अतीत में जाकर अपनी इस गलती को सुधार लेती। किन्नरी और रमेश के इस केस की प्राथमिक जानकारी उनकी ही फैमिली के एक मेंबर के द्वारा टीजीआई के साथ शेयर की गई थी। कोई लड़की शादी करके अमेरिका गई हो और ग्रीन कार्ड आते ही उसने पति को छोड़ दिया हो, ऐसे कई केस के बारे में आपने सुना होगा या फिर अपनी आंखों के सामने ही देखे भी होंगे। लेकिन किसी लड़की ने शादी करके अमेरिका आने के महज 12 दिनों में ही पति की हत्या कर दी हो, ऐसा किन्नरी के केस के अलावा अमेरिका में आज तक शायद कभी नहीं हुआ। किन्नरी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था, लेकिन इसकी थोड़ी सी भी जानकारी मिल सके ऐसी कोई भी बात इस केस के लीगल डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नहीं की गई है। हालांकि इस हत्या के पीछे के संभावित उद्देश्य को जानने की खोज हमें किन्नरी के जेल रिकॉर्ड तक ले गई। अप्रैल 2006 में पब्लिश हुए इस डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि रमेश किन्नरी के साथ बेडरूम में शब्दों में बयान ना की जा सके ऐसी हरकतें किया करता था और गंदी डिमांड भी करता था। ये सब किन्नरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसी वजह से वह इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी कि एक दिन आवेश में आकर उसने रमेश की हत्या कर दी। हालांकि किन्नरी के इस दावे की स्वतंत्र रूप से कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी थी, क्योंकि रमेश के अलावा इसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता था। सवाल ये भी था कि रमेश ने अगर इतनी ही प्रॉब्लम खड़ी की थी तो फिर किन्नरी ने क्यों कभी भी इसके बारे में किसी से बात नहीं की। कोर्ट के आदेश के अनुसार उम्र कैद की सजा पाने वाली किन्नरी को कम से कम जनवरी 2011 तक जेल में रहना था। इसके बाद उसे रिलीज करना है या नहीं, इसका फैसला जेल में उसका व्यवहार कैसा है उसके आधार पर लिया जाना था। जेल रिकॉर्ड के अनुसार किन्नरी ने कभी कोई उपद्रव नहीं किया था और ना ही कोई दुर्व्यवहार किया था। किन्नरी जेल में ही कविताएं लिखती थी और शायद वो पेंटिंग भी किया करती थी। शुरुआत में उसे जेल में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत हुई थी और तब एक साइकोलॉजिस्ट ने उसकी काउंसलिंग की थी। इस साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि किन्नरी ने जो कुछ भी किया वो आवेश में आकर किया और वास्तव में वो ऐसी लड़की है ही नहीं कि जो किसी की जान ले सके। उसने ये भी निदान किया था कि किन्नरी से सामान्य लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, यानी कि उसे पूरी जिंदगी जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। जेल में किन्नरी अन्य कैदियों को योग सिखाया करती थी। उसने बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की थी और बाद में उसे पढ़ाना भी शुरू किया था। सजा पूरी होने के बाद किन्नरी को इंडिया डिपोर्ट किया जाना था। उसके व्यवहार को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि वो जनवरी 2011 में ही जेल से रिहा हो चुकी होगी। हालांकि आज वो कहाँ है और किस स्थिति में है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। किन्नरी साल 2000 में अमेरिका गई, तब वो सच में प्रेग्नेंट थी या फिर रमेश के कजिन द्वारा लगाए गए दावे के अनुसार मुंबई में उसका किसी के साथ अफेयर था, इसका भी जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका है। इसी तरह किन्नरी ने रमेश पर जो आरोप लगाए थे वो कितने सच थे ये भी कोई नहीं जानता। हमने रमेश सुतरिया के फोटोग्राफ ढूंढने का भी बहुत प्रयास किया पर उनकी कोई भी तस्वीर हमें नहीं मिल पाई। रमेश की इतनी बदकिस्मती कि उसके पिता की जिस परिस्थितियों में मौत हुई थी वैसे ही परिस्थितियों में रमेश को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।
क्या रमेश की हत्या प्री प्लान्ड थी या फिर किन्नरी ने आवेश में आकर उसे खत्म कर दिया? इस बारे में आपका जो कुछ भी मानना हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।